क्यों डरता है ये समाज उस औरत से जो किताब उठा लेती है? क्यों घबरा जाते हैं ऊंची जात वाले जब कोई दलित बच्ची स्कूल जाने लगती है? क्या इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक औरत या एक दलित पड़ गया तो उनके बनाए हुए झूठे नियम टिक नहीं पाएंगे? ये सवाल हवा में नहीं, ये सवाल खड़े हुए थे उस दिन जब सावित्रीबाई फुले पहली बार स्कूल गई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में शादी हुई थी, पढ़ाई भी नहीं आती थी, बट उन्होंने हार नहीं मानी, खुद पढ़ी और फिर बनी भारत की पहली महिला टीचर। सावित्रीबाई ने वो काम किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। वे लड़कियों और दलितों के लिए एक ही साल में 5 स्कूल खोल दी। जब लोग औरतों को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, तब सावित्रीबाई लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। रास्ते में लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, गालियां देते थे, बट वो रुकी नहीं। उन्होंने समाज की सारी बंदिशें तोड़ दी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने खुद उनका अंतिम संस्कार किया, जो कि उस दौर में किसी औरत के लिए सोचने लायक भी नहीं था। सावित्रीबाई सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक चिंगारी है, एक सवाल है उस समाज के लिए जो औरत को देवी तो मानता है, लेकिन जब वही औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो उसे चुप कराना चाहता है। सावित्रीबाई फुले वो आग थी जिसने ब्राह्मणवादी सोच की नींव हिला दी। ये कहानी है सावित्रीबाई की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने समाज की जंजीरों को अपनी हिम्मत से पिघला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उनके इस क्रांति भरी दास्तान को। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ। वे माली समुदाय से थीं, एक ऐसी जाति जिसे समाज निचला मानता था। उस समय भारत दोहरे शोषण की आग में जल रहा था। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी थी, तो दूसरी तरफ समाज को जाति, लिंग भेद और अशिक्षा की जंजीरों ने जकड़ रखा था। औरतों की हालत सबसे बदतर थी। बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा बहिष्कार जैसी अमानवीय प्रथाएं उनके जीवन को नरक बना रही थी। शिक्षा तो औरतों के लिए दूर की कौड़ी थी। दलितों और निचली जातियों को तो स्कूल के दरवाजे तक पहुंचने का भी हक नहीं था। ऐसे ही अंधेरे और रूढ़िवादी समय में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। महज 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से कर दी गई थी, जो उस समय सिर्फ 13 साल के थे। ज्योतिराव खुद एक माली परिवार से आते थे और आगे चलकर एक बड़े समाज सुधारक बने। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके परिवार के इतिहास पर पहले ही 2 डिटेल वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप उनके पारिवारिक जीवन और बैकग्राउंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं तो यह शादी उस दौर की रीत थी, लेकिन सावित्रीबाई के लिए यह एक नए सफर की शुरुआत थी। उन्हें भी नहीं पता था कि यह बंधन उन्हें एक ऐसी राह पर ले जाएगा जहां वे समाज की नींव हिला देंगी। सावित्रीबाई उस समय अशिक्षित थीं। उस दौर की तमाम लड़कियों की तरह सावित्रीबाई भी पढ़ लिख नहीं पाई थीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने उनके भीतर की चिंगारी को हवा दे दी, और वो थे उनके पति ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव मानते थे कि शिक्षा वह हथियार है जो समाज की हर बुराई को खत्म कर सकता है। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्दी ही एक विदुषी महिला बना दिया। ज्योतिराव के मार्गदर्शन में सावित्रीबाई ने न सिर्फ किताबों को पढ़ा, बल्कि समाज की सच्चाई को भी समझा। वे देखती थीं कि औरतों और दलितों को कैसे हर कदम पर अपमानित किया जाता है। उनके भी मन में एक आग जल रही थी, और यह आग थी बदलाव की, बराबरी की। ज्योतिराव के साथ मिलकर उन्होंने ठान लिया कि वे समाज के इस अंधेरे को मिटाएंगे, लेकिन यह राह आसान नहीं। सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल साल 1848 में खोला। यह कोई साधारण कदम नहीं था, यह उस समाज के मुंह पर तमाचा था जो औरतों को शिक्षा का हक देने से इनकार करता था। सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, लेकिन इस क्रांतिकारी कदम का स्वागत फूलों से नहीं बल्कि पत्थरों, कीचड़ और गोबर से हुआ। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं, तो लोग उन पर गंदगी फेंकते, गालियां देते और धमकियां देते। रूढ़िवादी समाज को लगता था कि औरतों को पढ़ाना उनके संस्कारों के खिलाफ है, लेकिन सावित्रीबाई अपने पथ पर अड़ी रही। वे कहती थीं, अगर मेरी साड़ी गंदी हो जाए तो मैं दूसरी साड़ी साथ रखूंगी, लेकिन शिक्षा का दिया जलाना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगी। उनकी यह हिम्मत सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं। सावित्रीबाई ने विधवाओं के हक की लड़ाई लड़ी, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को खत्म करने की मुहिम चलाई। उन्होंने और ज्योतिराव ने मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जाति और लिंग के भेदभाव को मिटाने का सपना देखता था। सावित्रीबाई के हर कदम पर विरोध था। लोग उन्हें गालियां देते, उनके परिवार को धमकाते
और उनके स्कूल को बंद करने की साजिश रचते। मौखिक हमलों से लेकर शारीरिक हिंसा तक सावित्रीबाई ने सब कुछ सहा, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, एक ऐसा समाज जहां हर औरत और हर दलित को बराबरी का हक मिले। चलिए उनके जन्म के समय की बात करते हैं। तो सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से था जो बागवानी और खेती पर निर्भर था। उस समय के कठोर जाति ढांचे में माली समुदाय को शूद्र माना जाता था, एक ऐसी जाति जिसे समाज निचला समझता था। सावित्रीबाई के माता पिता लक्ष्मी और खंडोजी पाटिल मेहनती किसान थे। उनके पास साधन कम थे, लेकिन वे अपनी परंपराओं से गहरे जुड़े थे। उस दौर में समाज औरतों को सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित रखता था। शिक्षा तो औरतों के लिए एक अनहोनी बात थी। सावित्रीबाई का बचपन भी इन बंधनों में बीता। एक छोटी सी लड़की के तौर पर उन्हें स्कूल का मुंह देखने का मौका नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें घर के काम काज और खेती में हाथ बटाने की ट्रेनिंग दी गई। यह वही रास्ता था जो उस समय हर निचली जाति की लड़की के लिए तय था। लेकिन सावित्रीबाई की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई। ज्योतिराव उस समय सिर्फ 13 साल के थे। ज्योतिराव फुले कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे एक ऐसे विचारक थे जो समाज की बुराइयों को जड़ से उखाड़ना चाहते थे। उस समय जब औरतों को सिर्फ घर संभालने की मशीन समझा जाता था, ज्योतिराव का मानना था कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही औरतों को आजादी दे सकती है। उन्होंने सावित्रीबाई के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचाना। जहां समाज सावित्रीबाई को सिर्फ एक बाल वधू के रूप में देखता था, ज्योतिराव ने उनकी बुद्धिमत्ता और हौसले को देखा। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। यह कोई आसान काम नहीं था। एक अशिक्षित लड़की को शिक्षा देना उस समय समाज के लिए अपराध जैसा था। लेकिन ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने मिलकर हर रुकावट को चुनौती दी। सावित्रीबाई ने रात दिन मेहनत की। उनकी लगन ने उन्हें जल्दी ही एक पढ़ी लिखी महिला बना दी। ज्योतिराव ने उन्हें न सिर्फ किताबें पढ़ाईं, बल्कि सुधारकों और दार्शनिकों के विचारों से भी जोड़ा। इन विचारों ने सावित्रीबाई की आंखें खोल दी। उन्होंने जाति भेद, लिंग असमानता और अशिक्षा के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई और ज्योतिराव का यह मिशन आसान नहीं था। उनके परिवार और समाज ने उनका कड़ा विरोध किया। रूढ़िवादी लोग उनके विचारों को परंपराओं के लिए खतरा मानते थे। सावित्रीबाई को गालियां दी गईं, धमकियां मिली और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश की गई। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव डटे रहे। वे जानते थे कि उनका मकसद बड़ा है। वे सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदलना चाहते थे। सावित्रीबाई ने अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाया। उन्होंने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया। यह उस समय की औरतों के लिए असंभव सा कदम था, लेकिन सावित्रीबाई ने हर बाधा को पार किया। उनकी मेहनत और ज्योतिराव का साथ उन्हें महाराष्ट्र की पहली शिक्षित महिला बनने की ओर ले गया। साल 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यह उस समाज के खिलाफ बगावत थी जो औरतों की शिक्षा को पाप मानता था। उस समय लोग कहते थे, औरतों को पढ़ाने की क्या जरूरत, उनका काम तो घर संभालना है। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने इन बातों को ठुकरा दिया। यह स्कूल सिर्फ अमीरों या ऊंची जातियों के लिए नहीं था। यहाँ हर जाति और हर समुदाय की लड़कियां पढ़ सकती थीं। सावित्रीबाई की शिक्षण शैली अनोखी थी। वे सिर्फ रटवाने में यकीन नहीं रखती थीं। उनका पाठ्यक्रम पढ़ना लिखना, गणित, नैतिक शिक्षा और आलोचनात्मक सोच पर केंद्रित था। वे अपनी छात्राओं को सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। लेकिन यह क्रांतिकारी कदम समाज को मंजूर नहीं। सावित्रीबाई को स्कूल जाते वक्त पत्थर, कीचड़ और गोबर का सामना करना पड़ता था। लोग उन्हें गालियां देते, उनके कपड़े गंदे करते, लेकिन सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थीं ताकि हमले के बाद कपड़े बदल सकें। उनकी यह हिम्मत उनके मिशन के प्रति उनकी आस्था को दिखाती थी। वे कहती थीं, शिक्षा का दिया जलाना मेरा कर्तव्य है और मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने अपने पहले स्कूल की सफलता को और आगे बढ़ाया। उन्होंने 1851 तक 3 स्कूल खोल लिए, जहां 150 से ज्यादा छात्राएं पढ़ रही थीं। यह उस समय के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। उनके स्कूल सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं। उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले। सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा सिर्फ अक्षरों को पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि समाज को ऊपर उठाने का सबसे बड़ा हथियार है। वे जानती थीं कि अगर औरतें शिक्षित होंगी तो वे न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगी, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देंगी। उस समय लोग औरतों की शिक्षा को बेकार बल्कि हानिकारक मानते थे,
लेकिन सावित्रीबाई ने इस धारणा को जड़ से उखाड़ फेंका। उनके स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान देने की जगह नहीं थे, वे ऐसी जगह थे जहां लड़कियां, खासकर दलित और हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियां, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सपना देख सकती थीं। सावित्रीबाई अपनी छात्राओं को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाती थीं, बल्कि उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सवाल उठाने की हिम्मत भी देती थीं। सावित्रीबाई का यह मिशन उन्हें सशक्तिकरण की प्रतीक बना गया। उनकी मेहनत ने न सिर्फ उनकी छात्राओं को प्रेरित किया, बल्कि उन तमाम औरतों को उम्मीद दी जिन्हें समाज ने उनके लिंग या जाति की वजह से हक से वंचित रखा था। सावित्रीबाई की लड़ाई सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उस समय की सबसे अमानवीय प्रथाओं को भी चुनौती दे डाली। विधवाओं के साथ होने वाला व्यवहार उस समय समाज का सबसे काला सच था। विधवाओं को सिर मुंडवाने, सफेद साड़ी पहनने और समाज से बहिष्कृत होने के लिए मजबूर किया जाता था। सावित्रीबाई ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने और ज्योतिराव ने मिलकर विधवाओं के लिए देखभाल गृह बनाए। ये गृह सिर्फ आश्रय नहीं थे, ये उन औरतों के लिए एक नई शुरुआत थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। यहाँ विधवाएं शोषण और सामाजिक तिरस्कार के डर के बिना सम्मान के साथ जी सकती थीं। सावित्रीबाई ने विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया। वे कहती थीं, हर औरत को अपनी जिंदगी को गरिमा के साथ दोबारा शुरू करने का हक है। यह उस समय की सबसे बड़ी बगावत थी। उस समय समाज में बेटियों का जन्म एक बोझ माना जाता था। कन्या भ्रूण हत्या और नवजात शिशुओं की हत्या आम थी। सावित्रीबाई का दिल इस क्रूरता को देखकर पसीज उठा। उन्होंने और ज्योतिराव ने परित्यक्त शिशुओं की देखभाल के लिए एक गृह स्थापित किया। इस गृह का मकसद था नवजात बेटियों की जान बचाना और समाज में यह जागरूकता फैलाना कि हर बच्चा अनमोल है। सावित्रीबाई ने न सिर्फ इन बच्चों को पाला, बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत है। उनकी यह पहल उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, क्योंकि यह सीधे तौर पर पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दे रही थी। सावित्रीबाई जानती थीं कि शिक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी औरतों के लिए जरूरी है। उन्होंने औरतों को सिलाई, बुनाई और दूसरे व्यावसायिक कौशल सिखाने की शुरुआत की। इन कौशलों ने औरतों को आत्मनिर्भर बनाया। वे अब अपने और अपने परिवार का खर्च उठा सकती थीं, जिससे उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हुई। यह कदम छोटा लग सकता है, लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। सावित्रीबाई ने औरतों को न सिर्फ किताबें थमाईं, बल्कि उनके हाथों में आजादी का हथियार भी दिया। सावित्रीबाई ने देखा कि दलित और हाशिए की औरतें दोहरे शोषण का शिकार थीं, एक तो लिंग की वजह से और दूसरा जाति की वजह से। उनके स्कूल और देखभाल गृह समावेशी थे। यहाँ जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं की जाती थी। हर औरत को बराबर का हक मिलता था। सावित्रीबाई ने इन औरतों की खास समस्याओं को समझा और उनके लिए काम किया। उन्होंने उन औरतों को आवाज दी जिन्हें समाज ने चुप कर रखा था। अपनी कविताओं और भाषणों के जरिए सावित्रीबाई ने औरतों के साथ होने वाले अन्याय को उजागर किया। उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं थीं, वे क्रांति की पुकार थीं। वे औरतों को शिक्षा और आत्मसम्मान की राह दिखाती थीं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचना करती थीं। उनकी रचनाएं जैसे काव्य फूले आम लोगों तक पहुंची और उनके दिलों में बदलाव की चिंगारी जला दी। सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह संगठन जाति उत्पीड़न और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ने का मंच था। सावित्रीबाई न सिर्फ इसकी सदस्य थीं, बल्कि कई बार इसकी बैठकों की अध्यक्षता भी करती थी। सत्यशोधक समाज ने अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थे, ये जाति की दीवारों को तोड़ने और बराबरी के समाज का सपना थे। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने ऐसे विवाहों का आयोजन किया और उनका समर्थन किया। यह उस समय की सबसे साहसी पहल थी। 1870 के दशक में जब महाराष्ट्र में सूखा और अकाल ने तबाही मचाई, तब सावित्रीबाई ने राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भोजन और सहायता का वितरण किया। उनकी मदद में कोई भेदभाव नहीं था, चाहे कोई किसी भी जाति या वर्ग का हो। सावित्रीबाई की नजर में हर जरूरतमंद बराबर था। उनकी यह दयालुता ने उन्हें एक सुधारक के साथ साथ एक करुणामयी इंसान के रूप में अमर कर दिया। सावित्रीबाई सिर्फ एक शिक्षिका या सुधारक नहीं थीं, वे एक प्रतिभाशाली कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थीं, वे वंचितों के दर्द, उनकी उम्मीदों और उनकी हिम्मत की गूंज थीं। उनकी हर पंक्ति में भावनात्मक गहराई थी, जो दलितों और औरतों के संघर्ष को बयां करती थी। उनकी कविताएं गांव की अनपढ़ औरतों से लेकर शहर के पढ़े लिखे लोगों तक हर दिल को छूती थीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों और अनुभवों को किन क्रांतिकारी किताबों में दर्ज किया था, तो मैं उन पर भी एक खास वीडियो बना सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी रुचि जाननी होगी।
अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखें। खैर, एक हाशिए की महिला होने के नाते सावित्री बाई को अपनी रचनाएं छपवाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रूढ़िवादी समाज उनकी आवाज को दबाना चाहता था, लेकिन सावित्री बाई की दृढ़ता ने हर रुकावट को पार किया। उनकी कविताएं और लेख उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन औरतों और दलितों तक जो सदियों से चुप कराए गए थे। आज सावित्री बाई की रचनाएं वैश्विक स्तर पर मान्यता पा रही हैं। उनकी कविताओं को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। नारीवाद, शिक्षा और सामाजिक न्याय की चर्चाओं में उनकी रचनाएं शामिल की जाती हैं। उनकी कलम ने साबित किया कि शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। सावित्री बाई ने अपनी लेखनी को एक हथियार बनाया जो पितृसत्ता और जातिवाद की नींव हिलाने में कामयाब रहा। सावित्री बाई का निजी जीवन उनकी सुधारक छवि से बहुत ज्यादा गहरे जुड़ा था। उनके क्रांतिकारी विचारों और समाज के खिलाफ बगावत ने उन्हें अपने परिवार और समुदाय से दूर कर दिया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी उनका बहिष्कार किया। उनकी जिंदगी में व्यक्तिगत सुख के लिए बहुत कम समय था। वे और ज्योतिराव दिन रात सामाजिक संघर्षों में ही डूबे रहते थे। उनका घर सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक क्रांति का केंद्र था। सावित्री बाई ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उनके लिए निजी सुख से ज्यादा जरूरी था उस समाज को बदलना जो औरतों और दलितों को कुचल रहा था। उनकी यह निस्वार्थता उन्हें एक सच्ची योद्धा बनाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब सावित्री बाई का दिल जैसे टुकड़ों में बंट गया, और वह समय था 28 नवंबर 1990 का। पुणे की गलियों में सन्नाटा था। ज्योतिराव फूले, जिन्होंने उनकी जिंदगी को एक अशिक्षित बाल वधू से भारत की पहली शिक्षिका बनाया, जिन्होंने उनके साथ मिलकर औरतों और दलितों के लिए बराबरी की जंग लड़ी, अब इस दुनिया में नहीं थे। ज्योतिराव का मृत्यु हो गया था। उनकी मृत्यु सिर्फ एक निजी नुकसान नहीं थी, यह उस क्रांति का आधा हिस्सा खोने जैसा था जिसे सावित्री बाई और ज्योतिराव ने मिलकर शुरू किया था। सावित्री बाई का घर, जो कभी शिक्षा और सुधार की चर्चाओं से गूंजता था, उस दिन खामोश था। उनके सामने ज्योतिराव का निर्जन शरीर पड़ा था। आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन सावित्री बाई का हौसला अभी भी अटल था। समाज की नजरें उन पर टिकी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, अब क्या करेगी ये औरत? क्या विधवा बनकर चुपचाप सिर मुंडवाएगी? लेकिन सावित्री बाई ने उस दिन कुछ ऐसा किया जिसने समाज की नींव हिला दी। उस समय का समाज औरतों को चिता तक पहुंचने का हक नहीं देता था। सती प्रथा की छाया अभी भी समाज पर थी, जहां विधवाओं को या तो आग में जलने को कहा जाता था या फिर उन्हें सिर मुंडवाकर सफेद साड़ी पहनाकर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन सावित्री बाई ने इन रूढ़ियों को ठुकरा दिया। जब ज्योतिराव की अंतिम यात्रा निकली, तब सावित्री बाई खामोशी से उनके पीछे चली। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन उनकी आंखों में वही आग थी जो ज्योतिराव ने उनके भीतर जलाई थी। श्मशान पहुंचने पर जब पुरुष उनकी चिता तैयार कर रहे थे, तब सावित्री बाई ने एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों की सांसें थम गईं। उन्होंने मशाल उठाई और खुद अपने पति की चिता को आग दी। यह कोई साधारण कृत्य नहीं था, यह एक क्रांतिकारी बगावत थी। सावित्री बाई ने उस आग से न सिर्फ ज्योतिराव को विदाई दी, बल्कि सती प्रथा और पितृसत्तात्मक समाज की हर उस कुप्रथा को जलाकर राख कर दिया जो औरतों को गुलाम बनाती थी। लोग स्तब्ध थे। कुछ ने इसे अपमान माना, कुछ ने इसे पाप कहा, लेकिन सावित्री बाई की नजर में यह उनके और ज्योतिराव के साझा सपने का सम्मान था। एक ऐसा सपना जहां औरतें बराबरी से जी सकें। सावित्री बाई ज्योतिबा के मृत्यु के बाद भी उनके बताए हुए रास्ते से लोगों की मदद करती रही। उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय उनकी निस्वार्थता की सबसे बड़ी मिसाल है। 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग की महामारी फैली, तब सावित्री बाई 1897 में अपने बेटे यशवंतराव के साथ मिलकर प्लेग मरीजों के इलाज के लिए पुणे में एक अस्पताल खोल दिए, जिसमें सावित्री बाई ने पीड़ितों की मदद के लिए खुद को झोंक दिया। उन्होंने पुणे में एक अस्पताल खोला जहां वे दिन रात मरीजों की देखभाल करती थीं। उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं था, हर मरीज उनके लिए बराबर था। लेकिन यह निस्वार्थ सेवा उनकी जिंदगी की कीमत बन गई। वह अपनी बाहों में 10 वर्षीय प्लेग से पीड़ित बच्चे को अस्पताल ले जाते समय वह स्वयं इस बीमारी का शिकार हो गईं, जिसके कारण वह 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी मृत्यु सिर्फ एक औरत की मृत्यु नहीं थी, यह एक क्रांति की शहादत थी। वे अपने मिशन के लिए जीं और उसी के लिए शहीद हुईं, लेकिन उनकी मशाल कभी नहीं बुझी। सावित्री बाई की मृत्यु के बाद उनकी विरासत और मजबूत हुई। उनके नाम पर शैक्षणिक संस्थान, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां स्थापित की गईं। सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी जयंती
3 जनवरी को पूरे भारत, खासकर महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और व्याख्यान आयोजित होते हैं जो उनकी क्रांति को जीवित रखते हैं। पुणे में उनका स्मारक है जहां उन्होंने पहला स्कूल खोला था, जो आज भी शिक्षा की उनकी लड़ाई को याद दिलाता है। भारत के कोने कोने में उनकी प्रतिमाएं खड़ी हैं जो प्रेरणा और साहस की मिसाल हैं। उनकी जिंदगी पर आधारित वृत्तचित्र, फिल्में, नाटक और टेलीविजन सीरियल उनकी कहानी को नई पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उनकी विरासत को सम्मान दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं सावित्री बाई के लैंगिक समानता और शिक्षा के सपने को साकार करती हैं। उनकी पहुंच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोधकर्ता और शिक्षाविद उनकी भूमिका का अध्ययन करते हैं। नारीवाद और सामाजिक न्याय की वैश्विक चर्चाओं में सावित्री बाई की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। सावित्री बाई के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। वे एक ऐसे समाज का सपना देखती थीं जहां जाति, लिंग या वर्ग की वजह से कोई भेदभाव न हो। उनका हर कदम, चाहे वह स्कूल खोलना हो, विधवाओं को आश्रय देना हो या कविताएं लिखना हो, बराबरी और न्याय की पुकार था। उनकी जिंदगी एक सबक है कि अगर हौसला हो तो कोई भी दीवार अटल नहीं रह सकती। आज भी उनके आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। उनकी लड़ाई अब भी पूरी नहीं हुई है। औरतों और दलितों के लिए बराबरी का संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन सावित्री बाई ने जो मशाल जलाई वह हमें रास्ता दिखाती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि बदलाव असंभव नहीं, बशर्ते हम हिम्मत न हारें। तो आओ सावित्री बाई की इस आग को अपने भीतर जलाएं, उनके सपने को सच करें, क्योंकि जब तक एक भी औरत, एक भी दलित, एक भी इंसान बराबरी से वंचित है, तब तक सावित्री बाई की क्रांति अधूरी है। उठो, जागो और उनकी मशाल को और ऊंचा करो, क्योंकि सावित्री बाई फुले सिर्फ इतिहास नहीं, वे हमारा भविष्य है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई क्रांतिकारी किताबों के बारे में और जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां जानने में दिलचस्पी है तो रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई पर बना मेरा इन वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि अगला वीडियो आप किस महान व्यक्तित्व पर देखना चाहेंगे। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय समानता।